यहाँ पे आप देखिए जयदीप सिंह मुंडेला साहब जो पल पल की खबरों पर नजर रखते हैं, उन्होंने ये अपडेट किया है, उन्होंने ताजा खबर दी है, उनके मुताबिक नेतन्याहू के घर की बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है और लोग उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फजील साहब, जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग और मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आऊंगा बगैर किसी ताखीर के। फजील साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फजील साहब, मैं सोच रहा था जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी ताखीर हो गई, लेकिन इस्तकबाल है। फजील साहब, खबर तो आपने सब सुन ली होगी, तमाम जो अब है खामनाई साहब ने जो बयान दिया है वो, इसके अलावा जो हूती ने कहा, यमन ने कहा, वो सामने आ गया है। हमास ने भी अपनी शर्तें रख दी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बंदूक रखने वाले नहीं है। और खास बात यह फजील साहब कि जो इजराइल के अंदर घमासान मची हुई है और खाना जंगी, यानी एक दूसरे को अब मारने पे लोग तुल गए हैं और डर का आलम यह है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है नेतन्याहू घर का, और यह भी हो सकता है कि नेतन्याहू को इजराइल छोड़ना पड़े, ऐसे हालात हो गए हैं। क्या कहेंगे फजील साहब, ये जो बार बार अटैक करके, मैं पहले ही कह रहा था, ये जो इजराइल हमला कर रहा है, गरीबों को मार रहा है, मजलूमों को मार रहा है, निहत्तों को मार रहा है, ये खौफ की अलामत है, ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं। कैसे देखते हैं फजील साहब? देखिए, नेतन्याहू सेफ हाउस में चले गए, तेल अवीव मुख्य निशाना बन चुका है। आपका चैनल लगता है कि लोग देखते हैं, इसलिए अब दूसरे शहरों को छोड़ के सब सारा अटैक जो है, सारा निशाना तेल अवीव बन रहा है। और जिस तरह की हम लोग उम्मीद करते थे कि ये तो दुनिया भर के लोगों को पता था कि इजराइल धोखा देगा, वो अपने, लेकिन आज भी उसका आईडीएफ जो है आज भी हमला करने को तैयार नहीं है, और सिर्फ हवाई हमला चाहे जितना भी कर ले। लेकिन स्थिति बहुत खराब है, उनको भी पता है, और पूरी दुनिया इससे छिपी नहीं है। भले खबर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत कुछ खबरें आ भी रही हैं। सेफ हाउस में है नेतन्याहू, अमेरिका तो खुद भाग गया लाल सागर छोड़ करके, उसकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलने वाली, और वो उकसा करके इजराइल को जेलेंस्की का हाल कर देगा इनका भी। अब जो हालत हो गई है, और वहां पे एक्चुअली जो उनके अपोजिशन का लीडर है, जो उनका अलायंस पार्टनर है, वो इनको उकसा रहा है, और इनको लगता है कि जब तक जंग चलती रहेगी तब तक हमारा मुकदमा, हम बचे रहेंगे। तो अपने बचने के लिए ये पूरी आवाम को मरवा रहे। और अभी भी हूती बहुत भारी है, हमास भारी है, इजराइल की हालत खराब है, सायरन बज रहे, लोग घरों में हैं, पिछले 2 दिन से कोई निकला नहीं है। तो आप देख लीजिए कि कितने हॉस्टाइल। मैं जब कहता था तो लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लेते थे। मैं कहता था कि इजराइल और आईडीएफ पूरी तरह से हॉस्टाइल हो चुके हैं, अभी उन्हें सर्वाइव होने में सालों लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि महीना 15 दिन में या 1 महीने 2 महीने में कोई अपनी जान फिर गंवाने को तैयार हो जाएगा। वही हो रहा है। और सारे अरब जगत के लोग, जो खामोशी है, ये खामोशी कुछ बड़े परिवर्तन की अलामत भी होती है। तो ये सब जान लीजिए कि आप हाफ या साफ वाली बात है। अगर इजराइल अभी भी नहीं माना तो वो साफ हो जाएगा, और तेल अवीव उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये बात वहां के बाशिंदे भी मान रहे, आम आवाम मान रही है कि नेतन्याहू जुल्म कर रहे हैं, और नेतन्याहू गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और हमास के बेगुनाह लोगों को, फिलिस्तीनियों को मारा है उन्होंने। और 46,000 को जो मार चुका है, उसको 200, 300, 400 में क्या, आंकड़ों में क्या फर्क पड़ता है? तो क्रूर लोग हैं, बहुत क्रूर लोग हैं। इनको ऐसे ये पूरी लड़ाई जो है, अभी हूती और हमास, हिजबुल्लाह, कोई पीछे नहीं हट रहा, और पीछे हटेंगे भी नहीं। अभी की जो हालात हैं उसमें सब कुछ इनके ऊपर चल रहा है। इजराइल हमला करके फंस खबर गया। आ रही है फजील साहब, हम रोकेंगे आपको यहाँ पे, एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे खबर आ रही है। खबर ये है, यहाँ पे आप देखिए जयदीप सिंह मुंडेला साहब जो पल पल की खबरों पर नजर रखते हैं, उन्होंने ये अपडेट किया है, उन्होंने ताजा खबर दी है, उनके मुताबिक नेतन्याहू के घर की बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है और लोग उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फजील साहब, जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग बाहर की बातों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, इजराइल के अंदर जिस तरह के सूरत हाल पैदा हो रहे हैं, हर चीज तबाह और बर्बाद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना सरकार नहीं मान रही है,
तो शिनबेट को जिस तरीके से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा कैंसिल किया, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है और जंग को बढ़ा रहे हैं और हमले भी शुरू हो रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं घरों में, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन फजील साहब, ऐसे में अगर क्या आपको लग रहा है कि वही हश्र होने वाला है जो हमने श्रीलंका में देखा था, जो हमने अभी बांग्लादेश में देखा है, या और इस तरह से इंकलाबात जो हमने देखे, क्या नेतन्याहू का वही हश्र होने वाला है? और अगर लोग घर में घुस जाएंगे और इस तरह होगा, क्योंकि आईडीएफ भी नहीं रोकेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अफसरान भी काफी नाराज हैं वहां पे, तो क्या होगा फजील साहब? हालात बड़े धमाका खेज हो रहे हैं इजराइल के अंदर। अपना निगलेक्ट कर दिया इनका प्रस्ताव और कह दिया कि भाई अब हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। इन्होंने आईडीएफ चीफ को बदला, लेकिन आईडीएफ चीफ बदल देने से फौज तो सरवाइव नहीं कर सकती ना। फौज को तो बुनियादी सहूलियात चाहिए, एक किसी को अपनी जान देने के लिए कुछ तो उसका माहौल चाहिए ना। क्या उस जान देने का मतलब क्या है? क्या हासिल हो जाएगा? इजराइल को क्या मिल जाएगा सिवाय नेतन्याहू का एरोगेंट? उनका अपनी कुंठा मिटाने के लिए वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें एक आईडीएफ का आम सैनिक जो है वो अपनी जान क्यों देगा जाकर के? अभी तक आईडीएफ पूरी तरह से वार में शामिल नहीं हो रही है, केवल हवाई हमला करके ये छिप रहे। और देख लीजिएगा, हमको तो ये लगता है कि नेतन्याहू को भी आईडीएफ मदद नहीं करेगी और नेतन्याहू को वहां से भागना पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका जा करके उन्होंने अपना बंगला वंगला ठीक कर ही लिया है, तो वो जल्दी ही इजराइल छोड़ देंगे। जी लग रहा है। हालांकि इसके साथ साथ एक खबर और सामने आ रही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू के घर में बैरिकेड तोड़ करके लोगों का घुस जाना, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है, लेकिन इसे छिपाया जा रहा है, ऐसी खबरों को दिखाया नहीं जा रहा है। आपको पता है फजील साहब की सेंसरशिप जो है बहुत भयानक तरीके से इजराइल में है, कोई कुछ नहीं दे सकता। और यही नहीं, बल्कि तुर्की में, मिस्र के हवाले से खबर आ रही फजील साहब, कितना आपको लग रहा है, क्या ये प्रोपगंडा है या सही है कि 5 लाख अवाम को सीसी जो है वो अब पनाह देने जा रहे हैं? अब सीसी जो है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि सीसी पहले ही साफ साफ मना कर चुके थे और कल कैप्टन साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5-6 लाख लोगों को अगर पनाह देते हैं मिस्र में, तो वहां का वहां का डेमोग्राफी जो है वो बदल जाएगी फजील साहब। नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल जंग के हालात में लोग इधर से उधर जाते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन परमानेंटली कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और कहाँ जाएंगे वो? जाने भी नहीं देंगे, बॉर्डर तो सील है, तो अभी तो जाने की कोई बात नहीं। हाँ, बातें बहुत होती हैं मीडिया में। टर्की की भी स्थिति खराब है। तुर्की में तैयब एर्दोगान साहब को भी वहां पे काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कि उनके खिलाफ भी कुछ हो वहां, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से आज की डेट में ना पूरे अरब जगत में अगर कोई फिलिस्तीन का साथ नहीं देगा तो उसे आवाम छोड़ेगी नहीं। आवाम का बेहद गुस्सा है और उसको सबको भुगतना पड़ेगा। जी, आप सही कह रहे हैं फजील साहब कि ये आवाम को जो है झेलना पड़ेगा, आवाम को चीजों को देखना पड़ेगा, और ये मामूली बात नहीं। फजील साहब, आज एक और खबर आई है ईरान के ताल्लुक से, और क्या ये टारगेट करने के लिए ईरान को, लेकिन ऐसी खबर आई है कि भूकंप यानी झटके महसूस किए गए, और ये वहीं पे आसपास की जहां यूरेनियम और जहां इनका न्यूक्लियर प्लांट है, तो लोगों का ये कहना है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। दूसरा ये कि जो खामनाई साहब ने कहा है कि अगर किसी ने हिम्मत की हमला करने की या जंग बढ़ाने की, तो उसे जोरदार तमाचा पड़ेगा और उसको सब कुछ याद आ जाएगा। ये जो खामनाई साहब ने आज जिस तरह से खिताब किया है बहुत जोरदार तरीके से, और ये भी कह दिया साफ साफ अपने लोगों से कि देखिए, हमेशा हक की जीत होती है, लेकिन हक की कामयाबी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी अब ईरान जो है इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि दुश्मन की शिकस्त होगी, इजराइल खत्म हो जाएगा। फजील साहब, देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। आयतुल्लाह खामेनी साहब तो लगातार
अमेरिका से आंख में आंख मिला के बात करते हैं। और हूती, हमास, हिजबुल्ला, इन सब के बहाने अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम ईरान को दबाव में ले लें। और इसी के लिए उसने रूस से बात किया, अमेरिका ने, ट्रंप ने रूस से बात किया। उनको लग रहा था कि रूस जो है कोई छोटा सा देश है और वो छोटा बच्चा है जो चॉकलेट पर, लॉलीपॉप पे मान जाएगा। वो एक कंट्री है और बहुत मजबूत कंट्री है, उसने लंबा इतिहास है जंग लड़ने का। उनको पता है और मिलने से एक दिन पहले ही बता दिया था कि तेहरान से हमारे रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका को ट्रंप को ये लग रहा था कि हम जैसे फ्लाइट की डील करते हैं कि चलो इनसे भी कर लिया, उनसे भी कर लिया। वो चीज यहाँ नहीं, हुकूमत में ऐसी चीज नहीं चलती है। हुकूमत में खड़ा होना पड़ता है मजबूती से। अपने विचारधारा पे अगर आप अडिग हैं तो लोग आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं, और सबसे बड़ी मदद तो अल्लाह की होती है। तो सारे लोग खड़े हैं आज की डेट में। पूरा अरब जगत ईरान की लीडरशिप में खड़ा है, और रूस और चाइना पूरी मजबूती के साथ जो इन्होंने एक्सरसाइज किया है ईरान के बॉर्डर पे, समुद्र के अंदर, उससे अमेरिका काफी मतलब नाराज हुआ कि रूस जो है हमसे बात भी कर रहा है, उधर ईरान के साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है। तो अगर कोई अंडर एस्टिमेट करे रूस को, ईरान को और चाइना की दोस्ती को, तो 2 दिन में थोड़ी खत्म होने वाली है। जो वर्षों की प्लानिंग करके, जो जब दुख में सब साथ रहे, जब सारे अमेरिका के दबाव में पूरी दुनिया घूम रही थी, तब ये 3 लोग साथ रहे। आज थोड़ी साथ छोड़ देंगे किसी इनका। अगर साथ छोड़ देंगे, ये तो अरब तो बहुत जो है फर्टाइल जगह है, सबको चाहिए। अमेरिका भी उसके बगैर कुछ नहीं है। तो चाइना को तो एक अच्छा मौका अमेरिका ने दे दिया, फिलिस्तीन के साथ बहाने जो है अरब को अपने हाथ में मिला लिया। चाइना आज पूरे अरब का झुकाव चाइना की तरफ है, कभी अमेरिका की तरफ होता था, और अमेरिका डरवा के रखता था। अब उसका कोई विकल्प नहीं था, अब विकल्प मिल गया है। अब विकल्प मिल गया है तो लोग जा भी रहे चाइना से जितना अमेरिका। और ये अमेरिका को समझ में आ भी गया है। पहला मिसाइल अटैक जब उसके क्रूज पे, उस पे हुआ, शिप पे हुआ, वारशिप पे हुआ, उसके बाद से ही वो वारशिप लेके वहां से भाग गए, सारे जहाज लेके भाग गए। और जितने भी बेसेस अरब जगत के अंदर है अमेरिका के, उनके सैनिक छुट्टियां मांग रहे हैं। वो सब बेस छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, और जा भी रहे, क्योंकि दूसरे कंट्री का है इसलिए जा नहीं सकते, तो छुट्टियां मांग रहे हैं। इनकी पूरी इस तरह से क्यों खामोश है ट्रंप? आज 4-5 दिन से एकदम खामोश है, कोई आवाज नहीं आ रही किसी तरह का। तमाम हमले हुए, उनके वारशिप पता नहीं डूब गया कि बचा है, अभी कुछ खबर नहीं आ रही उसकी। वो लाल सागर से तो लेके निकल गए वो लोग, तो पूरा लाल सागर खाली कर दिया। और इजराइल को धमकी दे रहे हैं और मार रहे हैं। अगर उनको बेगुनाहों को मारना होता ना, तो इजराइल हुती भी मार देता मिसाइल 10, 4-5 हजार इजरायली मर जाते। लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं होगा ना, वो तो आम इंसान को मारने से कोई फायदा नहीं है। हुती हमेशा कहता है कि हमारा टारगेट जो है आर्मी होती है, हम आम इंसान को निशाना नहीं लेते। जी कह रहा है। और ये खबर फजील साहब कितनी अहम आपको लग रही है? क्योंकि इस पे भी हम चर्चा करते रहे कि यूएन और यूरोपीय यूनियन ने गाजा में फौरी तौर पर सीज फायर की मांग की है कि वहां पे जंग को रोक दिया जाए, फौरन रोका जाए। ये आया कितना इंपॉर्टेंट इसको मान रहे हैं, इसको अहम मान रहे हैं। और दूसरा ये इनको कि सुन आपने कौन रहा है? जो बात सीरिया के ताल्लुक से चल रही थी 5 लाख लोगों का, तो सीरिया ने जो है उसको कहा है कि ये इजिप्ट ने इसको इनकार कर दिया है, इसको मुस्तरद कर दिया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है और हम किसी को अपने यहाँ नहीं ले रहे हैं। ये बात सामने आ रही। फजील साहब, देखिए, यूएन और ये सब चीजें तो अब पूरी दुनिया में अपनी अस्तित्व खो रही है। लोग, इनका कोई कुछ है नहीं, कोई मानता नहीं इनको। ये सारे लोग अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका जो कहता है वही करते हैं, भले ऊपर से चाहे जो भी करें। ये तो यूक्रेन को लेकर के कुछ नाराजगी है आपस में नेटो कंट्रीज के अंदर, इसलिए कुछ बातें हो जाती हैं। नहीं तो यूएन वगैरह तो कोई बेकार है। मैंने आपसे कहा था, गांव में जो खेत में डालते हैं ना लोग जानवरों को डरवाने के लिए, पुराना कुर्ता डाल के, वही है यूएन और कुछ नहीं है। बजूका, तो पर बजूका भी बोलते दुनिया हैं। में कोई मसला हल नहीं कर पाए पिछले 40 साल के अंदर। क्या बोलते हैं उसको? वो जो डंडे में आवाज नहीं आ कपड़ा रही। डाल के और हाँ हाँ, खोपड़ी ऊपर लगा खोपड़ी देते डाल हैं और देते, उसमें बना देते हैं। ताकि जानवर समझे कि कोई खड़ा है उसमें। हाँ हाँ बस हाँ। उतना ही है और कुछ नहीं है। यूएन ने तो अपना विश्वास खो दिया है दुनिया की नजर में। कोई मतलब, वो लोग खाली
मीटिंगें करते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। भाषण वाषण अच्छा भाषण दे देते हैं, लोग तालियां बजा लेते हैं, चले जाते हैं। कुछ भी नहीं होता आज तक। भारत पाकिस्तान का इतना, कश्मीर का मसला यूएन कुछ नहीं कर पाया। जंग लड़कर आर्मीनिया अजरबैजान जंग लड़के अपना फैसला कराए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इनके ऊपर जब हमला अमेरिका पे, स्वीडन पे, ब्राजील पे अगर कोई करता है तो तुरंत यूएन एक होकर के उस पर सैन्य कार्रवाई करने लगती। तो यूएन जो है अमेरिका का, बस वो है, जो अमेरिका कहेगा वही करेगा। प्रस्ताव तो पास हो ही चुका है वहां पे। फजील साहब, इसके अलावा तुर्की में बहुत बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे उतर आए हैं। बहुत ज्यादा हालात खराब है वहां पे, और अपोजिशन भी, क्योंकि बार बार जिस तरह से तैयब अर्दगान हरकतें कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या लग रहा है आपको कि क्या वहां पर भी तख्ता पलट हो सकता है? क्योंकि इजराइल के बारे में देखिए सही पूरी खबर नहीं आ रही, लेकिन हालात जो है बड़े धमाका खेज है, और वही हाल तकरीबन तुर्की का भी नजर आ रहा है। फजील साहब, जॉर्डन में यही खबर है, लेकिन वहां से भी कोई खबर नहीं आ रही। फजील साहब, देखिए, तुर्की के हालात तो ठीक नहीं है, और वो मुसलमान सोच रहा है कि ये अंग्रेज हो गए हैं। तैयब अर्दगान के बारे में जितना लोगों से उम्मीद थी ना, वो उम्मीद तो खरे नहीं उतरे, और पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया इजराइल का, अमेरिका का। अब जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से लोग उनकी चीजों को समझ रहे हैं। ये बात उनके कंट्री के लोगों को अच्छी नहीं लग रही, और टर्की के लोग, काफी स्थिति खराब है वहां। बीबीसी ने तो बहुत खराब रिपोर्टिंग की उनके बारे में, और भी तमाम मीडिया रिसोर्स भी जो बता रहा है, वो डरे हुए हैं और ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं। और इससे तो और बात भड़कती है ना। और फिर गोलान हाइट के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा टर्की का स्थिति खराब कर लिया। गोलान हाइट पे कब्जा इसलिए करवा दिया कि वो ईरान की लाइन काटना चाहते थे, सप्लाई लाइन जो हिजबुल्लाह के साथ, जो उनको लगता था कि इसी रास्ते से हथियार पहुंचता है। तो वहां पे बैठा दिया आईडीएफ। अब आईडीएफ खुद कुछ नहीं करना चाहती है तो क्या करेगी बैठ करके? और ये सब चीजें तो आजकल सुरंग के माध्यम से होता है, पता भी नहीं चलता। ऊपर आपकी सेना बैठी रहती है, नीचे से माल सप्लाई हो जाता है। वो सारा नेटवर्क इन लोगों का सुरंग का इतना तगड़ा नेटवर्क है कि वो पता ही नहीं चलेगा, और सीरिया होते हुए माल पहुंच जाएगा वहां तक, हिजबुल्लाह तक। तो वो सब उन लोग को पता ही नहीं है। ये सब सुरंग का खेल है। वो गोलान हाइट लेकिन कब्जा फजील कर साहब, देता है। एक बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी तबाही के बावजूद आज भी, अगर जो बात आप कह रहे हैं अगर थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर ले, आज भी हमास के लोग मिसाइल से और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। मतलब क्या क्या इसको समझा जाए कि ये बहुत हैरान करने वाली बात है। मतलब अभी भी वो लड़ रहे हैं 17 महीने से। तो वही वही बात है ना कि उनका नेटवर्क इतना, इसीलिए वो लोग घर बनाना चाह रहे थे ना। इजराइल कहता था कि हम वो मल्टी स्टोरी बनाएंगे, लोगों को घर बना के देंगे। मसला है सुरंग खोजने का। जिस दिन सुरंग खोज लेगा फिर वही हाल कर देगा जो पहले हाल था। तो सुरंग खोजने के लिए बड़े बड़े वादे और सपने दिखाए जा रहे थे। ये बात तो सबको पता थी। हम लोग भी कहते थे कि भाई ये बिल्डिंग, सुरंग खोजने के लिए ये सारा कवायद की जा रही है कि हम इतना पैसा लगाना चाहते हैं। अब देख लीजिए, कहाँ का तो को पैसा लगा रहे थे, कहाँ बम मारने लगे, कहाँ जो है दुनिया का बेहतरीन कंट्री बना रहे थे और अब बम मारने लगे। यही ना है, मुनाफिकों की यही पहचान होती है। वो अभी अभी कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे, सामने कुछ कहेंगे। तो यही मुनाफिक लोग हैं, इनसे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। तब भी हम आपसे कहते थे कि देखिए, घर और तो लोग बना लेंगे, और वो सिर्फ जो है उनको अलग राष्ट्र बना दीजिए, बेहतरीन कंट्री बन जाएगा। जिस तरह अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है उस तरह वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन उनको तो सुरंग खोजना है, निर्माण के बहाने वो सुरंग खोजना चाहते हैं कि इनका सुरंग, और सुरंग का नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगले कई साल तक वो लड़ते रहेंगे। वो खोज नहीं पाएंगे ये लोग, और उसी के रास्ते इनका सारा काम चल रहा है। और उसी सुरंग को खोजने के लिए अमेरिका ने धोखा दिया, इजराइल ने धोखा दिया, और बड़ी बड़ी बातें करते रहे। लेकिन हमास समझदार है बहुत कि ये सिर्फ हम लोग को साइड लाइन करने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। एक बार अगर फूट पड़ गई हमास में, टूट गया, रस्सी टूट जाती है ना, फिर जुड़ती नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि मीडिया से अचानक जो है वो सीरिया बिल्कुल गायब हो जाता है। हालांकि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इजरायली हुकूमत ने हमला किया है,
लेकिन इसके बावजूद वो खबर गायब है। अब ये क्यों ऐसा है? नंबर एक। नंबर दो, ये जो बात कही जा रही है कि आईडीएफ जो है वो गाजा के अंदर दाखिल हो गई। ये बात तो थी कि कुछ टैंक वहां पे नजर आए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ऐसे हालात में कि जब वो मिसाइल मार रहे हैं, वो बराबर से टक्कर ले रहे हैं, ये मुमकिन है कि आईडीएफ जो है वो अंदर दाखिल हो जाए और ये कहे कि हम मिला लेंगे? क्या मुमकिन है ये? अरे वो सब मरकावा टैंक खड़े हैं जो ये लोग सेटेलाइट से देख रहे हैं ना। तो जो जो मरकावा टैंक लेके घुसे थे ना 400-500, सब उनको छोड़ के आना पड़ा वहां। वो आज भी उनके कब्जे में है। वो टैंक तो ऐसा थोड़ी है कि टैंक को घर के अंदर रखेंगे, वो तो बाहर ही खड़ा रहेगा। वही सेटेलाइट से देख करके लोग बोल रहे हैं कि आईडीएफ घुस गया, ये घुस गया। वो मरकावा टैंक है। 25-30 हजार तो राइफल है उनके पास, असॉल्ट राइफल जो इजराइल की बनी हुई है, जो आईडीएफ के जवानों से उन्होंने जब्त किया है। जो जवान वहां से भागा है तो क्या वो टैंक लेके भागेगा कि पैदल भाग जाएगा? आईडीएफ के लोग तो अंदर ट्रैक सूट पहन के जाते थे, जहां देखते थे घिरते थे, वर्दी उतार के फेंक देते थे और ट्रैक सूट पहन के भाग जाते थे। बहुत से लोग तो कब्जे में भी हैं। अब इसीलिए तो इजराइल इतना पीछे है ना। और आईडीएफ क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अंदर गए तो वापस नहीं आएंगे। जितने लोग गए कोई वापस नहीं आया, कोई वापस नहीं आया उसमें। कई 100 मरकावा टैंक उनके कब्जे में है। वही टैंक सेटेलाइट से लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि आईडीएफ जो है वहां घुसी हुई है। आईडीएफ कहीं नहीं जा रही है। वो इन्होंने एक धमकी दी थी कि आप जो सटा हुआ है इजराइल फिलिस्तीन का जो बॉर्डर है वहां से खाली कर दो। लेकिन अभी कल से जो हमले शुरू हुए ना हूती के, उसके बाद तो नेतन्याहू का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, तो सेफ हाउस में बैठे हैं जाकर के।